नमस्कार दोस्तों, जन आवाज़ के आज के इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड रही है कर्म भूमि, धनौल्टी रही है कर्म भूमि और धनौल्टी विधानसभा को बनाना चाह रहे हैं अति विशिष्ट। और आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री ज्योत सिंह बिष्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष की आप भूमिका निभा रहे हैं और आपकी 1992 से कर्म भूमि रही है धनौल्टी विधानसभा। पहले टिहरी विधानसभा होती थी और टिहरी विधानसभा के समय 1996 में आपने विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट से कॉन्टेस्ट किया और दोबारा आप अब पुनः 2022 में सबसे प्रबल दावेदार हैं और आप पूरी तैयारी कर रहे हैं और धनौल्टी को बेहतर बनाने के लिए लगे हैं। आपका क्या विजन है धनौल्टी की बेहतरी के लिए? कृपया रोशनी डालिए। देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद जो 1971 की जनसंख्या पर राज्य का पहला परिसीमन हुआ, उसमें 70 विधानसभाएं जो बनी, तो टिहरी जिले में 6 विधानसभा बनी और इन 6 विधानसभाओं में घनसाली, प्रतापनगर, नरेंद्र नगर, देवप्रयाग, टिहरी और धनौल्टी विधानसभा बनी। उसके बनने पर जनसंख्या का जो हिसाब किताब निकला तो अनुसूचित जनसंख्या जिले में सबसे ज़्यादा होने पर जो एक सीट टिहरी के हिस्से SC रिजर्वेशन में आई तो धनौल्टी हो गई। और उससे पहले जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो धनौल्टी विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा जो जौनपुर ब्लॉक है वो उत्तरकाशी विधानसभा का हिस्सा होता था और जो छोटा हिस्सा थौलदार ब्लॉक है जो मेरा गृह क्षेत्र है वो टिहरी विधानसभा का हिस्सा होता था। क्योंकि मेरा गाँव धनौल्टी में आ गया और धनौल्टी रिजर्वेशन में आ गई तो मैं 2002 और 7 में चुनाव नहीं लड़ पाया। मेरी कोई बड़ी पकड़ पहुंच होती, क्योंकि मैंने 96 में चुनाव लड़ा था, मेरी जमानत भी बची थी और जिन 28 लोगों की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जमानत बची उनको अगली बार टिकट के योग्य माना गया। तो मुझे कायदे से धनौल्टी रिजर्व होने पर टिहरी से टिकट मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। मैंने उस पर कभी पार्टी से सवाल नहीं किया, बल्कि पार्टी ने जिनको प्रत्याशी बनाया हमने उनके साथ लग करके काम किया। लेकिन 2012 में जब मौका आया दोबारा से 2001 की जनसंख्या पर देश में परिसीमन हुआ तो मैंने धनौल्टी से दावेदारी की। जब धनौल्टी सीट सामान्य हुई तो मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मेरी योग्यता क्षमता का आकलन पार्टी अगर सही तरीके से करती तो मैंने 2012 में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर तीसरा स्थान प्राप्त किया और बिल्कुल कम मार्जिन से मैं चुनाव हारा। तो अगर मुझे कांग्रेस का टिकट मिलता तो जीत सुनिश्चित होती, जो नहीं मिला। समय है, अब मैं फिर एक बार तैयारी कर रहा हूँ, दावेदारी नहीं बल्कि मैं पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। वैसे तो धनौल्टी मेरा गृह क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। 92 में मैंने वहाँ पर पूरे इलाके में घूमना शुरू किया था। 96 में विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद फिर मैं लगातार पूरे ज़िले में सक्रिय रहा और अब मेरे पास उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से, मेरी जो इलाके में सक्रियता है उसके हिसाब से जो मेरे पास फीडबैक है, तो लोग ये मान रहे हैं कि ज्योत सिंह बिष्ट को एक मौका मिलना चाहिए। आपने सवाल पूछा कि मेरा धनौल्टी के विकास के लिए विज़न क्या है। बहुत अच्छा सवाल है और ये बातें लोगों तक जानी भी चाहिए कि मेरा इतिहास क्या है, ये भी जानना चाहिए कि मैंने पीछे अगर अच्छा किया तो लोगों को मेरी बात पर विश्वास भी करना चाहिए। मैंने पीछे अगर अच्छा नहीं किया तो आगे लोग मेरी बात पर विश्वास न करें। ये मेरा साफ मानना है। जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धनौल्टी उत्तराखंड में पर्यटन के मामले में सबसे धनी विधानसभा है। हमारे पास सिद्धपीठ माँ सुरकंडा का मंदिर है जो धार्मिक पर्यटक स्थल है। इस पे अगर काम करें तो यहाँ पर्यटकों को प्रतिदिन बुलाया जा सकता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ वहाँ जाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। धनौल्टी अपने आप में पर्यटन के रूप में एक जाना माना नाम है दुनिया के नक्शे में। केम्प्टी फॉल भी दुनिया के नक्शे में है, इसी धनौल्टी विधानसभा का हिस्सा है। और उसके अलावा हमारे पास नाग टिब्बा एक ऐसी जगह है जहाँ पर पंतवाड़ी से लोग पैदल चढ़ करके या आधा गाड़ी पर और आधा पैदल चढ़ करके जाते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक जाने लग गया है। हमारे पास देवलसारी एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है, कांडा जाक एक पर्यटक स्थल है और ये जो चंबा से मसूरी रोड है इस पर जितना हिस्सा बुरासकंडा से लेकर के ठांगदार तक आता है, यहाँ पर भी अभी और काम करने की संभावना है। उसके अलावा धनौल्टी से मौरियाना, नाग टिब्बा अगर जीपेबल रोड बना दी जाए, मोटरेबल रोड बना दी जाए तो वहाँ पर 10,000 से ज़्यादा लोगों के रोजगार की संभावनाएं हैं। अभी लॉकडाउन में जो आंकड़ा निकल करके आया कि हमारे 12,000 से ज़्यादा नौजवान लॉकडाउन में बेरोजगार होकर के घर आए, उन बेरोजगार नौजवानों को
रोजगार अभी तक सब लोगों को नहीं वापस मिल पाया, वो बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं। तो जब हमारे पास पर्यटन से स्वरोजगार की संभावनाएं हैं तो उस दशा में हम उस क्षेत्र में काम करके अपने नौजवानों को नौकर बनने के बजाय मालिक बना सकते हैं, और ये मेरा लक्ष्य है कि इस पर काम किया जाए। मैंने जो प्राकृतिक हैं और जो टिहरी बांध का निर्माण हुआ, तो टिहरी बांध पर भी अगर ठीक तरीके से काम किया जाए तो 10 से 20 हज़ार नौजवानों को वहाँ रोजगार मिल सकता है। तो असीमित संभावनाएं हैं, काम करने की जरूरत है। और मेरा विजन है कि हमारी जो भावी पीढ़ी है, जिसके लिए हर माँ बाप के सपने होते हैं, उनको अब छोटी छोटी नौकरियों के लिए दौड़ाने के बजाय अपने घर के नज़दीक अपना काम स्वरोजगार से जोड़ करके और उनको उनकी मानसिकता को बदलने का काम करें, उनको मालिक बनने की दिशा में सोचने के लिए मजबूर करें। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि आप धौलधार से ब्लॉक प्रमुख रहे और आप धमाड़ी से जिला पंचायत भी रहे, तो जिन लोगों की आपने सेवा की वो पुनः आपके वोटर हैं इस बार इस चुनाव में, तो आपके पास इन जनता के लिए इस बार इनकी पीड़ा क्या है? इनकी पीड़ा की आपने कौन सी नस पकड़ी है कि इनकी दर्द की दवा क्या आप लेके आएंगे 2022 में? जहाँ तक आपने कहा कि पीड़ा क्या है, पीड़ा ही पीड़ा है। मैं जब 2003 में ब्लॉक प्रमुख बना तो हमारे थौलधार विकास खंड में मात्र 35 किलोमीटर जनता के मतलब की सड़कें थी। एक बॉर्डर रोड थी, टिहरी उत्तरकाशी रोड, उसके अलावा कोई सड़क थी नहीं। मैंने अपने उस पर मुख्य कार्यकाल में अपने दोनों विधायकों के सहयोग से 437 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत करवाने के साथ साथ 123 किलोमीटर अपने कार्यकाल में कटवाई, और लगातार फिर उसके लिए प्रयास करता रहा जब तक वो स्वीकृत सड़कें बन नहीं गई। एक बड़ा काम ये किया हमने, जो बेसिक स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, इंटर कॉलेज, नए बेसिक स्कूल खुलवाए, स्कूल अपग्रेड करवाए, उनके भवनों की मरम्मत कराई और उनके नई बिल्डिंगें बनवाई। मेरे सामने उस समय टिहरी बांध के पुनर्वास से जो हमारे थौलधार ब्लॉक के 37 गांव प्रभावित थे, उनके विस्थापन, पुनर्वास और उनके जो परिसंपत्तियां डूब रही थी उनको डूब क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करवा करके उनके भवनों का निर्माण करवाने का वो काम भी पूरा किया। मैंने वहाँ पर सड़कों के अलावा, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, सिंचाई नहरें बनवाई, पेयजल योजनाएं बनवाई, वहाँ पर बिजली गांव-गांव तक पहुँचाने में जो भारत सरकार की योजना थी, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण मिशन, उसके अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र को फीड करने का काम किया। और उसके साथ साथ जो पंचायत के पास बजट आता था, उस बजट से हमने धरातल पर पक्के काम करवाए, एक भी कच्चा काम नहीं करवाया ताकि पैसे का दुरुपयोग न हो। पंचायतों में मैंने प्रमुख संगठन का गठन करके और तत्कालीन तिवारी सरकार से एक साल में 91 करोड़ के बजट की वृद्धि भी करवाई। ये मेरा इतिहास है और लोगों को इसको देख करके मुझ पर भरोसा करना चाहिए कि जो मैं अब कह रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। आपने कहा पीड़ा, पिछला जो 15 साल है वहाँ दुर्भाग्य है कि लोगों ने जिनको चुना वो चुने जाने के बाद अपनी चिंता करने लगे, जनता की चिंता उन्होंने छोड़ दी। और शादी ब्याह चूड़ाक्रम, किसी के मरने पर उसके घर जाकर सांत्वना देना, ये विधायक की ड्यूटी नहीं। विधायक का काम है कि जिले में जो बजट, रूटीन बजट आता है, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में उसकी सही हिस्सेदारी ले जाए और उससे धरातल पर काम करवाए। विधायक का जो दूसरी जिम्मेदारी है कि राज्य सेक्टर से जो राज्य सरकार सामान्य रूप से विधायकों को बजट का या योजनाओं का आवंटन करती है, उसके अलावा अतिरिक्त क्या ला सकता है उस पर काम करे। और उससे बड़ा काम है कि केंद्र सरकार से बहुत सारी मदों में पैसा आने की संभावना होती है, तो विधायक का काम है कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में चिन्हित करे कि केंद्र के किस किस विभाग से अपने क्षेत्र में काम करवा सकता है, उसके लिए पैसा लाने का प्रयास किया। इस पर काम नहीं हुआ। जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ पर्यटन से स्वरोजगार की जो संभावनाएं हैं, उस पर अगर पैसा आता और उस पैसे से ठीक योजनाएं बनती तो आज हमारा नौजवान घर में बेरोजगार नहीं बैठा होता। इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो लोग घर गाँव में रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, हरीश रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनकी चिंता की, उनकी परेशानियों को समझ करके बहुत छोटी छोटी 18 किस्म की पेंशन स्वीकृत करके, उसके अलावा टेक होम राशन, मेरा बुजुर्ग मेरा तीर्थ, मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा धन, जल बोनस जैसी योजनाएं बना करके, और ये सारा फोकस था कि किसी न किसी तरह से गांव में रहने वाले व्यक्ति या परिवार तक छोटी रकम सही लेकिन पैसा पहुंचे ताकि वो अपने परिवार को आसानी से चला सके। उस पर
काम किया। तो मेरा मानना यह है कि जो किसान गांव में रह रहा है वो पलायन न करे, वो खेती से जुड़ा रहे, खेत को बंजर न रखे। तो इसलिए जो लोग वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं तो वो खाद का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो जब खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कंपोस्ट खाद डालते हैं, तो उनको जैविक सर्टिफिकेशन अगर हम करवा देंगे तो उनके उत्पाद की कीमत उनको दुगनी मिलने लगेगी। तो एक तो उनकी इनकम ऐसे बढ़ सकती है। उसके अलावा कितनी जगह पर हम, क्योंकि जल स्रोत सूख रहे हैं और टिहरी बांध से हम पानी ले नहीं सकते, यमुना नदी से भी पानी लेने के लिए दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक और तरीका है जो मुझे समझ आता है कि हम नदियों के किनारे नलकूप खुदवा करके और लिफ्ट पंपिंग योजना के माध्यम से लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के साथ कम से कम सिंचाई के लिए न दें तो किचन गार्डन तक के लिए पानी दें, ताकि लोगों को साग सब्जी बाजार से न खरीदनी पड़े, उनका पैसा खर्च होने से बचे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाएं गांव में बच्चों की देखरेख करने से लेके, चौका चूल्हा करने से लेके, पशुओं का काम, खेतीबाड़ी का काम, इन सब कामों के अलावा अब आंगनबाड़ी में भी आ गई, इंदिरा जी ने योजना बनाई, आशा कार्यकर्त्री के रूप में आ गई, मनमोहन सरकार ने बनाई, वो स्वयं सहायता समूह वो भी कांग्रेस सरकार की देन है, और उसके अलावा भोजन माता ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। तो महिलाओं के इन छोटी छोटी योजनाओं को चला करके उनको गांव में जो रहती हैं और परिवार के और बुजुर्गों के दबाव में रहती, वहाँ से बाहर निकाल करके दुनिया दिखाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। वो महिलाएं अब चीज़ों को समझने लगी हैं, तो अब उनके लिए कुछ सेक्टर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे ताकि उन सेक्टर में पुरुषों का दखल हटे, और महिलाएं जब इतना काम संभाल रही हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगी, इस काम को संभालेंगी, तो उनका आत्मबल बढ़ेगा, उनकी आय बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से महिला जो 50% जनसंख्या है, एक तरफ हमारी प्रियंका गांधी जी बोल रहे हैं कि 40% उत्तर प्रदेश में महिलाओं को टिकट देंगे, तो मैं अगर विधायक बन गया तो मैं महिलाओं के उत्थान में उनकी आय बढ़ा करके, उनका आत्मबल बढ़ाने का काम करके, उनको भरोसा दिलाने का काम करूंगा कि बहन, आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसके कपड़े लत्ते के लिए और उसके पालन परवरिश के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। ये मेरा दूसरा लक्ष्य है। तो किसान मेरा फोकस है, महिलाओं के आत्मनिर्भरता पर मेरा फोकस है, और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ करके उनको मालिक बनाने की दिशा में उनकी सोच बने, ताकि अगली पीढ़ी पूरी तरह से मालिक बन करके खड़ी हो सके। इस दिशा में मेरा फोकस है, और मैं अगर मौका मिलेगा, 5 साल जनता सेवा का अवसर देगी, इस काम को करके दिखाऊंगा। पर आपके व्यक्तित्व के बारे में जो लोग हमेशा बात करते हैं, आप बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं और सिंसियर बात करते हैं, शब्द भी बिल्कुल एकदम सटीक कहते हैं। तो आप ऐसे क्या सिंसियर वादे 4 या 5 जनता को कहोगे जो 100% जो आप धरातल पे उतार दोगे, आप अगर विधायक 2022 में जनता आपको चुन देती है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जब लोग संसाधन विहीन होते हैं तो उनमें कितनी अकल बुद्धि हो, उसका उपयोग धरातल पर नहीं कर पाते। मेरी कोशिश होगी कि हर परिवार की आय बढ़े, और उसके लिए मैंने जो 2-3 तरीके बताए वो तरीके हैं। मेरी कोशिश होगी कि जो पर्यटक हमारे यहाँ आता है वो केवल धार्मिक पर्यटक के रूप में या कावड़ के रूप में आकर के और अपना गाड़ी पर चौका चुल्ला ला करके वहाँ गंदगी फैला कर न जाए, बल्कि हम पर्यटन को इस दिशा में मोड़ेंगे कि ट्रैकिंग रूट पर पर्यटक आएगा, उससे स्थानीय बेरोजगार की आमदनी होगी, होम स्टे पर आएगा, उससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारी जो एक और विधा है, जो हमारी संस्कृति है, नाचने का, गायन का, वादन का, जो हमारे वाद्य यंत्र है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो पर्यटन के साथ जोड़ करके वो भी रोजगार का साधन बनेगा, निरंतर रोजगार का साधन बनेगा। तो मैंने कहा कि धनोल्टी में पर्यटन से स्वरोजगार, धनोल्टी में खेतीबाड़ी से इन आय में वृद्धि, और धनोल्टी में जो स्थानीय रॉ मटेरियल है उसके साथ महिलाओं को जोड़ करके उनके साथ एक नए काम की शुरुआत करके हम वहाँ पर लोगों का आर्थिक स्तर उठाने के साथ साथ उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके, इस पर काम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ उसी के पैरेलल जो रूटीन के हमेशा के काम है, शिक्षा, बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। आज की जो ज़रूरत है कि आधुनिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा, तो इन तीनों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, उस पर काम करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि लोग वहाँ से भागते हैं, जिसके पास पैसा होता है। तो अगर वहाँ पर अच्छी शिक्षा होगी,
स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होंगी और मार्केट अच्छा होगा, तीन चीज़ें होंगी तो लोग वहाँ से पलायन करना बंद कर देंगे। तो उस दिशा में भी काम करेंगे कि जो हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, जो तहसील हेडक्वार्टर हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार ऐसी स्कीम चलाए कि स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारी हैं उनके क्वार्टर वहाँ बने, उनके परिवार के रहने की सुविधा मिले और वहाँ पर प्रत्येक विकास खंड मुख्यालय पर एक ऐसा अस्पताल हो जहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की पूरी सुविधाएं मिले और एक ऐसा अंग्रेजी स्कूल हो जिसमें बच्चे को पढ़ाने में लोग भरोसा कर सके कि इस स्कूल में पढ़ने से मेरे बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। ये तीन काम हो जाएंगे तो पलायन रुकेगा, वहाँ पर रोजगार के अवसर खड़े होंगे और लोग समृद्ध होकर के बेहतर तरीके से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। ये मेरा लक्ष्य है। और जो विधानसभा में, आपकी धनौल्टी विधानसभा में पहले त्रिकोणीय मुकाबला होता था और प्रीतम सिंह पवार जी के भाजपा में जाने से मुकाबला दो कोणीय है और भाजपा के पास बहुत दिन तक सत्ता रह चुकी है। तो अब जनता का जो रुझान है वो भाजपा से धीरे धीरे मोहभंग हो रहा है। आप कितना अनुमान लगाते हैं उपाध्यक्ष के तौर पे कि कांग्रेस कितनी विधानसभा में सीटें जीत के इस बार 2022 में आएगी? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। जब 2000 में राज्य बना तो पहली अंतरिम सरकार 15 महीने की थी, 2 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए। हमारी पहली निर्वाचित सरकार 5 साल की थी, 1 मुख्यमंत्री दिया। तो 11 साल भारतीय जनता पार्टी के और 10 साल कांग्रेस के। भाजपा ने 8 मुख्यमंत्री दिए, हमने 3 मुख्यमंत्री दिए। पहली बात। दूसरी बात, हमारी पहली सरकार ने राज्य के अंदर सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, स्वास्थ्य से लेकर के पर्यटन, उद्योग, इन क्षेत्रों में काम करके राज्य का ढांचागत विकास बेहतर तरीके से किया। यहाँ पर रोजगार के अवसरों का सृजन किया, राज्य की आमदनी बढ़ाने का काम किया। लेकिन भाजपा की जो सरकार थी उन्होंने 7 से 12 में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। कोई ऐसी उपलब्धि उनके खाते में मुझे दिखाई नहीं देती है। हमारी फिर सरकार बनी, हमारे सामने केदारनाथ आपदा बड़ी चुनौती के रूप में आई। हरीश रावत जी को जब आपदा के संभालने के लिए मौका मिला तो उन्होंने उस केदारनाथ की आपदा की चुनौती से पार पाने के साथ साथ उत्तराखंडियत को जिस तरह से समृद्ध करने का काम किया, यहाँ की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावे और यहाँ के जो स्थानीय उत्पाद थे उनको मार्केट देने का काम किया। तो वो अपने आप में लोगों के अंदर एक भरोसा पैदा कर रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार में गांव में, गरीब बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए योजनाएं बनेंगी, उन पर काम होगा और वो पैसा हम तक पहुंचेगा और हमारा जीवन भी खुशहाल होगा। तो लोग उस इंतजार में बैठे हैं, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। और इन सारे कारणों से मैंने आकलन जो किया है कि 50 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने वाली है। और आपका कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और उत्तराखंड की जनता को इस चुनाव के संबंध में क्या मूल मंत्र है, क्या आपका संदेश है? मैं अपने उत्तराखंड के कांग्रेस परिवार के बड़े लोगों से लेकर के और जो बूथ स्तर पर हमारा साथी घर घर जा कर के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करता है, उन सब से मेरा विनम्र आग्रह है कि हमारा जो सामना जिन लोगों से है, अगर वो सीधे सीधे ईमानदारी से चुनाव में के मैदान में आते तो वो फिर हम 50 नहीं 60 सीटें जीत सकते हैं। लेकिन वो झूठ बोलने वाले लोग हैं, वो फरेब करने वाले लोग हैं, वो लोगों को गुमराह करके, षड्यंत्र करके चुनाव जीतने का काम करते हैं, मशीनों की छेड़छाड़ की बात भी करते हैं। तो इसलिए वातावरण जब हमारे पक्ष में हो, वातावरण जब भाजपा के खिलाफ हो और भाजपा उस वातावरण से जो नुकसान उनको हो रहा है उससे निपटने के लिए अपनी बी टीम को यहाँ पर दिल्ली से ला करके कांग्रेस को नुकसान पहुँचाने की साजिश कर रहे हैं, तो ऐसे में हमको एक एक वोट की कीमत समझनी पड़ेगी और गांव में जो मतदाता है उनको समझाना पड़ेगा कि महंगाई से, बेरोजगारी से, अर्थव्यवस्था के चौपट होने से और राज्य में विकास का पहिया ठप होने से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए केवल और केवल कांग्रेस की सरकार ही उनका फायदा कर सकती है। ये बात हर साथी को जन जन तक पहुंचानी है और मेरा बूथ हो मजबूत, इस सिद्धांत पर काम करके जो व्यक्ति, चाहे वो बड़ा नेता है चाहे छोटा नेता, जिस पोलिंग बूथ का रहने वाला है उस बूथ पर कांग्रेस के प्रत्याशी को आगे रखने का संकल्प ले ले, तो आप देखिए फिर कि कांग्रेस भी सत्ता में आएगी और राज्य की जनता भी खुशहाल होगी। और उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन का बना चुकी है जी, और इस बार आपके खाते में आ रही है धनौल्टी। तो आपका, मेरा आखिरी बस यही प्रश्न है आज की इंटरव्यू का कि आप धनौल्टी की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं कि वो इस बार बस आपको विधायक बना ले और
जो आज तक की जो उनके ऊपर कारगुजारियां होती रही हैं वो आप कैसे, क्या आप वादा लेके उनके सामने आ रहे हैं? मैं बहुत संक्षिप्त में धनोल्टी की जनता को इस बात को लेकर, जैसे मैंने कहा कि मेरा इतिहास जानकर के मेरी बात पर विश्वास करिए, और मेरा इतिहास इस मामले में एक जिम्मेदार प्रतिनिधि का है, ईमानदार प्रतिनिधि का है, काम करने वाले प्रतिनिधि का है, और मेरे पास 40 साल का राजनीतिक और सामाजिक कार्यों का अनुभव है, और अधिकारी से काम कैसे कराना है इसमें मुझे महारत हासिल है। मैं एक कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो मैं धनोल्टी की जनता से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि 40 साल से सेवा करने वाले अपने इस भाई को एक मौका आप दीजिए, और आप जब मुझे चुन करके विधानसभा में भेजेंगे तो आपको अपने इस फैसले पर खुशी होगी, आपको अपने इस फैसले पर गर्व होगा, और आपके इलाके में मैं कुछ ऐसा अलग करके दिखाऊंगा कि जो आपकी कल्पना से भी आगे होगा, जो लोगों ने नहीं किया उससे बेहतर करके दिखाऊंगा, और जो 15 साल में धनोल्टी का विकास में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको शुभकामनाएं भी देंगे कि प्रभु आपकी बात माने और जनता आपको बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव जितवाए और आप विधायक बने, आपके भी लक्ष्य पूर्ण हों और जनता के भी आप सपने पूरे कर दें, यही हमारी आपसे शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।